गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक वितान भाग 1। उसका फर्स्ट लेसन है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। बेजोड़ मतलब उनके जैसा कोई और दूसरा नहीं हो सकता और बहुत ही ज़्यादा अपने कार्य में निपुण। जो कोई कौन है? एक सिंगर लता मंगेशकर, और इसके राइटर हैं कुमार गंधर्व। तो कुमार गंधर्व जी लिखते हैं, बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में मैंने एक दिन सहज ही रेडियो लगाया। अचानक मुझे एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। वह स्वर कुछ विशेष था, रोज का नहीं। तो यह स्वर सीधा मेरे कलेजे से आ भिड़ा। मतलब मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। मैं तो हैरान ही हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा, मतलब मैं लगन से उसको सुनता ही रहा। जब गाना ख़त्म हो गया तो गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन मैंने उनसे एक बार मिलने का सोचा और मुझे उनसे मिलने का एक अनुभव भी प्राप्त हुआ। मतलब मैं उनसे एक बार मिला भी था। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की, मतलब लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या है? दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। लता मंगेशकर के फादर का नाम दीनानाथ मंगेशकर और उनका नाम लता मंगेशकर। मुझे लगता है कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना होगा। मतलब बरसात फिल्म, चित्रपट मीन्स फिल्मी या फिल्म का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर ही गाती चली आ रही हैं। मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। तो इसमें उन्होंने जो लता मंगेशकर हैं उनकी गायकी के बारे में बताया है, उनकी गायकी की विशेषताओं के बारे में बताया है, और यह भी बताया है कि जो हम सॉन्ग सुनते हैं किस लिए सुनते हैं। या हम किसी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए। शास्त्रीय संगीत में अपनी बंदिशें होती हैं, जबकि फिल्मी संगीत में एक 5 मिनट के गाने में उस गाने की अपनी विशेषताओं को प्रकट करना पड़ता है। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम 2 से 3 घंटों तक चलता रहता है। जो बहुत ज़्यादा गाना सुनने, राग वगैरह सुनने के उसके जो तल्लीन होते हैं, वो ही 2-3 घंटे एक गाने को सुनने के लिए वो बैठ सकते हैं। लेकिन जो आजकल का संगीत है कि 5 मिनट में ही हम बता सकते हैं कि गाना कैसा है, अच्छा है, या मधुर आवाज़ में है या नहीं है। तो लेखक का मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता के मुकाबले की कोई भी गायिका नहीं है। लता ने चित्रपट संगीत को विशेष लोकप्रियता प्रदान की है। मतलब लता मंगेशकर फिल्मी गीत गाती है और उसको विशेष लोकप्रियता प्रदान की है। और फिल्मी संगीत ने या लता मंगेशकर के गीतों ने शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला। लता के प्रत्येक गाने में गानपन विद्यमान है। मतलब जो उनमें राग, ताल, सब कुछ, नाद जो होता है शास्त्रीय संगीत में, वो सब 5 मिनट के सॉन्ग में भी विद्यमान है। उनके स्वरों में कोमलता और मुग्धता, कोमलता सॉफ्टनेस, मुग्धता मतलब मधुरता, बहुत ही ज़्यादा उनका गला मीठा है। लेखक का विचार है कि संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास, मतलब जब लोग उनके गीत को सुनते हैं तो वो सॉन्ग उनके माइंड में चलने लगता है। वो भी उनकी तरह गाने के लिए हूबहू नकल करने की कोशिश करते हैं, या अच्छा गाना गाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम भी यह सॉन्ग गा सकते हैं। और लता जी के गाने सुनकर ही लोगों के मन में वह बात आने लगी है कि यह गाय मधुर है या ये गाना मधुर नहीं गाया गया। तो उसके संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का सारा श्रेय लता जी को दिया जा सकता है। आज लोग लता के गीतों के कारण ही संगीत के विविध प्रकारों से लोकप्रिय हो रहे हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। गानपन से मतलब गाने का ढंग। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उससे पहले की का पार्श्व गायिका, मतलब प्लेबैक बैकग्राउंड सिंगर
नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उतान दिखता था, मतलब बहुत तीखी आवाज़, मादक उतान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, मीठापन है और सॉफ्टनेस है। ऐसा दिखता है कि लता के जीवन की और जीवन का जो देखने का दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना था उतना नहीं किया। मतलब अभी से गाने अच्छे से गवाए जा सकते थे और उन्होंने उतना अभी नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। सामान्य श्रोता जैसे कि हम लगा लो, यदि लता के गीत को सुनेंगे तो वह निश्चय ही उससे प्रसन्न कर देंगे, गीत को सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे और उसके गाने को पसंद करेंगे। आदमी को ये तो अनुभव नहीं होता कि ताल कौन सी है, गीत का राग कौन सा है, फिर भी उसे जो गानपन चाहिए वह लता के गीतों में अवश्य प्रदान होता है। लता की लोकप्रियता का राज ही गानपन है। मतलब अगर उनके गाने को हमने सुन लिया है तो हम खुद भी उसे गाने का प्रयास करेंगे। उसके गीतों में स्वरों की निर्मलता है, अभी बताया जैसे निर्मलता है, और नूरजहां के गीतों में मादक उतान था और लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। मतलब दो शब्दों के बीच में जो ट्यूनिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। वो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते हुए एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। मतलब वो ये काम कर लेते हैं। अब कुछ कहते हैं कि करुण रस का लता जी ने अभी ज़्यादा गाने नहीं गाए, या करुण रस के गीतों के साथ उन्होंने उतना न्याय नहीं किया, लेकिन कवि का ये राइटर लेखक का ये मानना है कि उन्होंने जैसे भी गाने गाए हैं बहुत अच्छे गाए हैं। अगर उन्होंने भक्ति सॉन्ग गाए हैं तो वो एक तरफ से भक्ति की तरफ सभी लोगों को ले गए हैं। अगर उन्होंने देशभक्ति के सॉन्ग गाए हैं, यहाँ जब उन्होंने मेरे वतन के लोगों जब उन्होंने सॉन्ग गाया तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने देशभक्ति के सॉन्ग गाए हैं तो वो भी हमारे दिलों में देशभक्ति की भावना को उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद लेखक कहता है कि यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। तो वो खुद ही इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह बात प्रयोजनहीन है। मतलब दोनों के संगीत में ऐसी बात नहीं की जा सकती। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, फिल्मी संगीत की तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का भाव है, वहीं चपलता, चंचलता फिल्मी संगीत का मुख्य गुणधर्म है। फिल्मी संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। ताल तो सभी सॉन्ग में यूज होती है, तो फिल्मी संगीतों में जो ताल है एक तरह से प्राथमिक अवस्था, प्राइमरी अवस्था में होती है। जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप, मतलब बहुत अच्छी तरीके से यूज की जाती है। चित्रपट फिल्मी संगीतों में आधे तालों का उपयोग, मतलब जितने की मान लो शास्त्रीय संगीत में टोटल ताल है उनकी आधी तालों का यूज फिल्मी संगीत में किया जाता है। तो इन दोनों की ही तुलना नहीं की जा सकती और उनकी लयकारी, फिल्मी संगीत की लयकारी बहुत अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत को महत्व दिया जाता है, आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और फिल्मी संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना तो आवश्यक है, जो लता के पास निसंशय है। मतलब उन्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए फिल्म के किसी गाने को एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। मतलब एक 3-3.5 मिनट का गाना
जो फिल्मी का होगा, और शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 घंटे की महफिल। इन दोनों को अटेंड करने के बाद जो आनंद हमें प्राप्त होगा वो दोनों सेम ही है। तो इस प्रकार संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। अगर हम 3 घंटे की महफिल में जितना हमें आनंद प्राप्त होगा, उतना ही आनंद हमें जब 3 मिनट के गाने में प्राप्त हो रहा है, तो वो एक तरह से खानदानी गायक के समान ही हुई। और दूसरा, शास्त्रीय संगीत का भी उन्हें ज्ञान है, तो मतलब जो बातें शास्त्रीय गायन सुनने के बाद हमें आनंदित करती हैं, वही बातें हमें 3 मिनट के सॉन्ग को सुनने के बाद प्राप्त वही आनंद हो जाता है। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता या रसोत्कटता से गा सकेगा? मतलब अगर हम ये कहें कि वो 3 घंटों की शास्त्रीय महफिल सजाएं, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ का कोई नंबर 1 का गायक शास्त्रीय संगीत का क्या 3 मिनट में ही उस गाने को उतनी कुशलता के साथ गा सकता है जितना लता मंगेशकर गाती हैं। तो इस प्रकार इन दोनों को ही इनका डिफरेंस देखना मुश्किल है। नहीं, यह उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि फिल्मी संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। मतलब लोगों के स्वाद बदल गया है। जो पहले शास्त्रीय संगीत सुनने जाते थे, अब उनका रुझान भी फिल्म संगीत की तरफ हो गया है। फिल्म संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि फिल्म संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, बल्कि सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं, उसकी पुनरुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पहले लोग गायन से बहुत दूर थे। जब शास्त्रीय गायन है, बहुत मुश्किल गायन होता है और लोगों के पास 3-3 घंटे नहीं होते कि वो महफिल में जाकर उन रागों को, तालों को सुने। लेकिन फिल्मी संगीत हर कोई गा सकता है, सुन सकता है, उससे आनंद प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने फिल्मी संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, बल्कि सुधार दिए हैं। सच तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। मतलब उन्होंने हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मतलब वो अपने आप को ही सब समझते हैं कि हमें अगर गायन आता है, 3-3 घंटे हम सेम राग गा सकते हैं, तो हम हैं। मगर फिल्म संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से पहचान होने लगी है। अब लोग सुर ताल के बारे में जानने लगे हैं। किसके माध्यम से जानने लगे हैं? फिल्म संगीत के माध्यम से। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति भी अब बढ़ती जा रही है। मतलब अब उन्हें समझ आने लगा है कि कौन सा गाना सुर में गाया गया है, कौन सा बेसुरा हो गया या ताल में नहीं है। यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। फिल्म संगीत, चित्रपट संगीत मतलब फिल्मी संगीत। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ आया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। शास्त्रीय संगीत की मान्यताएं भी होती हैं, मर्यादाएं भी होती हैं, जबकि फिल्म संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ 3 मिनट में ही पता चल जाता है कि गाना उसने अच्छे ढंग से गाया या नहीं। जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। मतलब फिल्मी संगीत में फोक को भी स्थान दिया गया है। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थानी, मतलब बता रहे हैं कि लोक जो गीत हैं उनका भी फिल्म संगीत में खूब वो फिल्म संगीत जो है इनके कारण खूब विकसित होता जा रहा है। लेखक का विचार है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्टि के हैं, ये तो हमने रीड कर ही लिया। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषक्ति साम्राज्ञी है।
मतलब अगर उन्होंने फिल्मी गीत गाए हैं और शास्त्रीय संगीत को भी जानती हैं तो एक तरह से वो सम्राज्ञी हैं। और भी कई पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी में बहुत अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। वह वर्षों से गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं होती। लगभग आधी शताब्दी मतलब 50 वर्षों तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। 50 वर्षों से लोग उनके गाने को सुन रहे हैं और उन्होंने भी सुनाना कम नहीं किया और एक तरह से राज चलाया है। मतलब गाने अच्छे हैं तो ऐसा प्रभुत्व कायम रखना आसान नहीं है। मतलब उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दम है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने हम घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है भाग्य है हमारा। तो इस प्रकार उन्होंने इसमें लता मंगेशकर जी के बारे में बताया है, उनके गाने की विशेषताओं के बारे में बताया है, उनके शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होने के बारे में बताया है और फिल्मी संगीत में उनका जो योगदान है उसके बारे में बताया है। अब हमने इसके ये क्वेश्चन आंसर हैं वो लर्न करने हैं अच्छे से। ओके, थैंक यू।